स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने इकोसिस्टम की बात की थी। इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को हमने समझने की कोशिश की थी। आज हम फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ओडम ने कहा है कि नेचर के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को स्टडी करना ही एक तरह से इकोलॉजी है और इकोसिस्टम कहलाता है। तो आपको पिछली क्लास में हमने बायोटिक, एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार से इकोसिस्टम में मौजूद होते हैं ये आपको बताया था। एक और एग्जाम्पल से आपको हम बताते हैं। ये देखिए, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, इसीलिए आपको हमने ये बताया है कि अलग अलग बुक्स में इसका जो पैटर्न है समझाने का वो अलग अलग दिया हुआ है। तो जिस तरह से आपकी बुक में किसी भी इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनमें आपको हमने ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बताया। तो अगर हम उसको उदाहरण लेके समझना चाहें तो ये देखिए, एक ये झील का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बताते हुए ये कहा है कि किस प्रकार से इसमें जो एनर्जी का है वो इनपुट आउटपुट होता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि बाहर से ये झील का जो तंत्र है, इसके बाहर भी एक तंत्र मौजूद है। फिलहाल हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? झील के पारिस्थितिकी तंत्र की। तो जो इसके लेफ्ट में से आपको दिखाई दे रहा है, इनपुट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो सब्सटेंसेस झील में जाके मिल रहे हैं वो इसका इनपुट है। जो झील में से रन ऑफ हो रहा है, बाहर जा रहा है, चाहे उसमें कोई जीव है जिसने वहाँ से खाया और वो फिर बाहर चला गया, वो उसका क्या हुआ? आउटपुट हो गया। इसको आप दूसरे इकोसिस्टम से भी, ये देखिए यहाँ पर ये एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बताया और उसके बायोटिक फैक्टर्स को समझाया गया है कि फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसमें सबसे नीचे देखिए आप प्लांट्स को दिखाया है जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, और उनमें नेक्स्ट लेवल जो दिखाया वो हर्बीवोर्स का दिखाया जो इन प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ्स हो गए। जो रैबिट और ये यहाँ पर दिखा रखे हैं ये हर्बीवोर्स हो गए जो कि प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो ये क्या हुए? प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं दे आर कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ कंज्यूमर्स। तो हर्बीवोर्स हो गए जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। फर्स्ट कार्निवोर कौन हो गए? जो कि ओमनिवोर्स हैं, दोनों तरह से रह सकते हैं। और जो सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंड कार्निवोर या जिसे आप कह सकती हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो टॉप क्लास के होते हैं, जो कि कार्निवोर्स की तरह से ही रह सकते हैं। वो किसी जीव को खा करके ही अपना जीवन चला सकते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स और इन सब की बात हम कर ही चुके हैं पिछले उसमें चैप्टर में, पिछले लेक्चर में। अब हम बात करते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर अब आपके सामने आ गया कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जिसमें कि बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और वो किस प्रकार से वहाँ मौजूद होते हैं, ये उसकी संरचना हो गई। आज हम बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम जो होता है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है। इसमें देखिए बायोटिक, फिर से वही बात आएगी। अब हम इनके फंक्शनिंग की बात करेंगे, जो फैक्टर्स हैं। अभी तक हम उनके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में आपको देखना है कि बायोटिक जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी भी इकोसिस्टम के, वो उनमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, माइक्रोब्स आते हैं। यानी जो भी जैविक जो घटक हैं वो उसके बायोटिक में है। एबायोटिक में कार्बनिक, जो अकार्बनिक एनर्जी सोर्सेज हैं, बाकी ये सब चीज़ें उसमें हम इंक्लूड करेंगे। अब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की जो होगी एक तरह से फंक्शनैलिटी होगी या क्रियाशीलता है उसकी, जो एक तरह से एक्टिवेशन उसका है, वो किसके कारण है? जो जैविक उसके घटक होते हैं उनमें कितने वहाँ मौजूद हैं, वो किन का नंबर क्या है, क्या उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, क्या तरीका है, क्या उसमें खाने की उनकी व्यवस्था है, जीवों की क्या ऊर्जा आवश्यकता है, ऊर्जा प्राप्त करने का ढंग क्या है। तो किसी भी तंत्र की जो पोषण संरचना है वो वहाँ पर उत्पादक, कंज्यूमर्स, इन सब पर निर्भर है। तो तंत्र की जो पोषण संरचना होती है उसको हम ट्रोफिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। कोई भी इकोसिस्टम है, अगर हम उसके ट्रोफिक स्ट्रक्चर को जानना चाहें, इसका मतलब वहाँ के जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से पोषण प्राप्त कर रहे हैं और किस प्रकार से वो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में अपने आप को समेटे हुए हैं, लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं।
इन्हीं स्तरों को हम ट्रॉफिक लेवल के नाम से जानते हैं। जैसे एनर्जी है, उसमें सन से एनर्जी आ रही है जो कि प्रोड्यूसर्स को जा रही है, प्रोड्यूसर से कहाँ जा रही है, कंज्यूमर्स को जा रही है। साथ ही सॉइल में भी वो प्रोड्यूसर्स जो हैं वहाँ पर वो रिलीज़ कर रहे हैं सॉइल में मिनरल्स के रूप में। कंज्यूमर्स जो हैं वो एक तरह से बैक्टीरिया और उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो एक ऊर्जा का प्रवाह दिखाई देता है हमें, वो किस प्रकार का प्रवाह दिखाई देता है, एक यूनिडायरेक्शनल होता है और नॉन साइक्लिक होता है। यहाँ ये हम फंक्शनिंग की जो बात करना चाह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो कार्यकारी घटक देखिए इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं, जल, वायु, खनिज, लवण। जो जीव होते हैं वो उसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव सभी आ जाएंगे। सौर ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का, वहाँ की हम बात करेंगे ऊर्जा की, कि वहाँ ऊर्जा किस प्रकार से। अब ये जो किसी भी इकोसिस्टम में तंत्र की जो ऊर्जा होती है वो नॉन साइक्लिक रूप में, ये नहीं कि एक से दूसरे से वापस उसी में आ गई, ऐसा नहीं होता। एक बार पहुँच गई उसके बाद वो बाहर ही निकलेगी। इसलिए हम इसे कहते हैं कि इकोसिस्टम में जो एनर्जी का एक ट्रांसफ़र होता है वो नॉन साइक्लिक होता है और यूनिडायरेक्शनल। आप इसे ध्यान रखें। जो फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम है उसमें फर्स्ट हमने जो बात की उसकी ट्रोफिक लेवल्स की बात की। हमने कहा कि इसके पोषण को अगर हम किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक जो एलिमेंट्स हैं उसके, अगर हम उनके पोषण को देख लें तो काफ़ी कुछ उस सिस्टम के बारे में हम जान सकते हैं। और उस बायोटिक जो एक कम्युनिटी है वहाँ की, उस इकोसिस्टम की, वो किस प्रकार से अपने को स्तरित करे हुए है, किस तरह से लेवल उसने अपने आप को रख रखा है, कर रखा है, उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग श्रेणी के जो कंज्यूमर्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से या अलग अलग क्वांटिटी में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और इन्हीं लेवल्स को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। जो फूड चेन है, फूड वेब है, ये इसी का एक तरह से एक परिष्कृत एक तरह का रूप है। तो इन इकोसिस्टम अगर हम बात करें, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, alone have the ability to trap the radiant energy of the sun and convert it into chemical energy in the form of carbohydrates. The chemical energy is locked up in various organic compounds as carbohydrates, fats, proteins in the green plants. And the green plants are thus called the primary producers and occupy the first trophic level. हमने ट्रॉफिक लेवल्स की बात की, पोषण स्तरों की, तो उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। उनका जो न्यूट्रिशनल एक तरह से लेवल है फूड चेन में, हम देखिए ट्रॉफिक लेवल को पढ़ते पढ़ते हम फूड चेन पर आ गए। तो ट्रॉफिक लेवल वैसे कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से उनका पोषण का स्तर है। अब ये स्तर जो है वो किसके द्वारा डिफाइन होगा, एक चेन के द्वारा, क्योंकि एक जो प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने खाना बनाया, उसको किस किस ने खाया, फिर उनको किस किस ने खाया, ये जो एक प्रकार का जाल सा बनता चला जाता है। अगर आप पूरे जाल को लेकर जाएं लास्ट तक तो उसे हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। और अगर आप सिर्फ एक चेन को देखें कि एक ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स ने जो बनाया वो किस कंज्यूमर ने खाया, उस कंज्यूमर को किस सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, टर्शरी कंज्यूमर ने उसको क्या खाया। तो ये एक लाइन में अगर हम चलेंगे, हम डाइवर्ट नहीं होते उसको, तो उसको हम एक फूड चेन के नाम से कह सकते हैं, उसे हम फूड चेन कहेंगे। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ गए, जो कि उन्होंने खाना बनाया और वो दूसरे के द्वारा यूटिलाइज किया गया। और उसके बाद में जो उस खाने को ले रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवोर। हर्बीवोर जो हैं उनको जो खा रहा है दूसरा, उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल कह रहे हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स की बात हमने की थी। तो इन द सम organisms are omnivores eating the producers as well as other organisms जो कि secondary consumers हैं at their lower levels in the food chains, यानी फूड चेन में वो नीचे के लेवल पर आ रहे हैं। तो ये एक तरह से वन ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन में अपने आप को रख सकते हैं। तो फूड चेन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो as the transfer of energy and nutrients through a succession of organisms through repeated process of eating and being eaten is known as food chain.
If we talk about a simple food chain in a grassland which can be written as, अगर हम किसी ग्रासलैंड की फूड चेन की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे कि ग्रासलैंड में ग्रासेस हैं, फिर उनको ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक को हॉक ने खाया, और ये एक ग्रासलैंड की जो चेन है वो फूड चेन हो गई। जहाँ तक हम समझते हैं आपकी समझ में आ गया होगा कि फूड चेन की हम क्या बात कर रहे हैं। अगर हम पॉन्ड के फूड चेन की बात करें तो उसमें सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स दिखाई देंगे जो कि फिर से प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद उन्हें खाते हैं वाटर फ्लीज को स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को बिग फिश खाती है, बिग फिश को एक बर्ड खा जाती है। ये दूसरी एक चेन हो गई जो कि किसकी है, पॉन्ड की चेन है। हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, हर इकोसिस्टम की अलग अलग चेन होगी। अगर हम एक्वेटिक की बात कर रहे हैं और हमारा पॉन्ड हमारा इकोसिस्टम है, स्टडी का एक ऑब्जेक्ट है, तो हम उसकी फूड चेन को देखेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो फूड चेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो फूड चेन होती है उसको आप 3 उसमें पढ़ सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन शाकाहारियों की, पैरासिटिक फूड चेन जो कि परजीवियों की होती है, और डेट्रिटस फूड चेन जो कि डिकम्पोजर्स की होती है, यानी अपरदी भोजन श्रृंखला। तो 3 प्रकार की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी 3 टाइप की फूड चेन्स होती हैं तो आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकें, उन्हें डिफाइन कर सकें। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है इसमें लिविंग ग्रीन प्लांट से शुरू होती है, ये गोज टू ग्रेजिंग हर्बीवोर्स ऑन टू कार्निवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स तक पहुंच जाती है। Ecosystem with such type of food chains are directly dependent on the influx of solar radiation। देखिए ग्रेजिंग का मतलब ये कि स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ग्रेजिंग उससे यानी खाने वाले, तो हर्ब्स जब तक नहीं होंगी तब तक काम कैसे चलेगा। तो ग्रेजिंग फूड चेन में सोलर रेडिएशंस का होना ज़रूरी है। सोलर रेडिएशंस होंगे तभी प्लांट्स खाना बना पाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ फूड चेन टोटली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफिक एनर्जी कैप्चर and the flow of this energy in a sequence through various trophic levels। जो मोस्ट ऑफ मतलब इकोसिस्टम्स इन नेचर, उसमें कौन कौन सी फूड चेन्स इस प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो द ग्रास प्रोडक्शन ऑफ अ ग्रीन प्लांट इन एन इकोसिस्टम में मीट 3 फेट्स, उसके 3 मतलब हो सकते हैं भाग्य, या उसके क्या क्या काम हो सकते हैं। एक ग्रास जो है, ग्रीन प्लांट जो बनता है एक इकोसिस्टम में, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है रेस्पिरेशन में, मर सकता है, ख़त्म हो सकता है, और या हर्बीवोर के द्वारा खाया जा सकता है। जो भी एक ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रीन प्लांट है उसका फेट क्या कहता है कि या तो रेस्पिरेशन में वो अपना काम में ले लेगा, मे डाई हो सकता है, डीके हो सकता है, ईटन बाय हर्बीवोरस एनिमल्स हो सकता है। इन हर्बीवोरस द एसिमुलेटेड फूड, जो स्वांगीकृत उनका खाना है, कैन बी स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स and transformed into much more complex organic molecules according to the need। The energy to perform such transformations is provided by respiration। अब इन सब कामों को करने के लिए ऊर्जा कहाँ से, रेस्पिरेशन से ऊर्जा आई। सो लाइक ऑटोट्रॉफ द अल्टीमेट डिस्पोजिशन ऑफ हर्बीवोर्स ऑल्सो फॉलो 3 रूट्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स की तरह से, अभी तो हमने प्लांट्स का फेट देखा, उसी तरह से हर्बीवोर्स का फेट भी होता है कि या तो वो ऊर्जा में इस चीज़ को निकाल, रेस्पिरेशन श्वास लेकर के उस प्रक्रिया में इसको काम में ले सकते हैं, यानी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जो खाया है उन्होंने उस ऊर्जा को, या वो डीके हो सकता है डेड ऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोजर्स के द्वारा। कंजम्पशन बाय कार्निवोर्स, उनको कार्निवोर खा सकते हैं। तो जो प्राइमरी कार्निवोर्स हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो उनको हर्बीवोर्स को खा जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी एक चेन सी चलती रहती है। ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं इनके, वो किस प्रकार से चलेंगे कि एसिमिलेशन ऑफ फूड होता है हर ट्रॉफिक लेवल पर, एनर्जी लॉस्ट होती है हर ट्रॉफिक लेवल पर, और एनर्जी लॉस्ट होती है डीके के द्वारा, एनर्जी लॉस्ट होती है रेस्पिरेशन में। हर प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो बाहर की तरफ आउटपुट दे दी जाती है। अब उसका कितना कितना अमाउंट होता है वो बात हम बाद में करेंगे। अभी पहले हम डेट्रिटस फूड चेन की बात करें, या पैरासिटिक फूड चेन को हम पहले ले लेते हैं। पैरासिटिक फूड चेन जो होती है उसमें ये बड़े जीवों से होती हुई छोटे जीवों में जाती है ये खाद्य श्रृंखला, और इस श्रृंखला का अंत किससे होता है, पैरासाइट पर ख़त्म होता है। जो परजीवी होते हैं वो अन्य जीवित जीवों या पोषकों को बिना मारे
उनके ऊतकों से सीधा भोजन ले सकते हैं, उनके अंदर रह सकते हैं। तो पोषण स्तर की जो संख्या होती है, पोषी स्तर की, ये छोटी या बड़ी हो सकती है। जैसे ग्रीन पादप हैं, उनको मवेशी ने खाया, और मवेशी पर कौन है पैरासाइट? लाइस, जूं। हरे पादपों को किसी भेड़ ने खाया, और भेड़ के ऊपर कौन है? लिवर फ्लूक। तो ये जो चेन चल रही है, बड़ा है पादप है, फिर भेड़ है, फिर लिवर फ्लूक है, इस प्रकार से परजीवियों की श्रृंखला चलती है। तो परजीवियों का भी एक ट्रॉफिक लेवल होता है। अगर हम डेट्रिटस फूड चेन की बात करें, तो जो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो सकते हैं, जो एग्ज्यूड्स होते हैं डिराइविंग फ्रॉम ग्रेजिंग फूड चेन्स, उनको सबको हम डेट्रिटस के नाम से जानते हैं। सो एनर्जी कंटेन्ड इन डेट्रिटस इज नॉट लॉस्ट इन एन इकोसिस्टम, रादर इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डेट्रीवोर्स। जब कोई भी जो मैटर होता है वो डेड हो जाता है, तो वो किसके काम में आता है? वो उसकी एनर्जी जो होती है वो कहाँ चली जाती है? एनवायरनमेंट में नहीं जाती, वो किसके द्वारा ट्रैप कर ली जाती है? डेट्रीवोर्स जो होते हैं, जो कि उनको डिकम्पोज करते हैं। तो ग्रेजिंग चेन, फूड चेन के द्वारा जो भी वहाँ पर बना डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो ऑर्गेनिक मैटर फूड चेन में, डेट्रिटस फूड चेन को बनाता है, और जो फिर वो उसको एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। तो ये 3 प्रकार की जो चेन होती है, उससे ये फूड चेन का निर्माण होता है। अगले उसमें लेक्चर में हम फूड वेब को समझाएंगे आपको।